हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th का चैप्टर 10 एस ब्लॉक के तत्व। एक स्टूडेंट है पीयूष, उसको एक प्रश्न में डाउट है तो मैं स्पेशली उसके लिए वीडियो बना रही हूँ। प्रश्न है कि क्षारीय मृदा धातुओं के हाइड्रोक्साइड की जल में विलयता वर्ग में नीचे जाने पर क्यों बढ़ती है। तो सबसे पहली बात हम इस प्रश्न को समझें कि प्रश्न क्या कहना चाह रहा है और उसके बाद हम इसके जवाब पर डिस्कस करते हैं। देखिए, क्षारीय मृदा धातु कौन कौन होते हैं? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रे। अब ये रेडियम तो रेडियो एक्टिव तत्व है, प्रकृति में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है तो हम इसको इग्नोर करते हैं। हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं? ये जितने भी क्षारीय मृदा तत्व होते हैं, ये इनके ऑक्साइड्स जब जल से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? देखिए, एक समीकरण में आपको बताऊं कि बेरियम का ऑक्साइड, इसकी जल से क्रिया करा दो तो बना लेगा ये BeOH का होल ट्वाइस, यानी बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। बेरिलियम के बाद अगला आता है मैग्नीशियम का ऑक्साइड। इसकी क्रिया आप अगर जल से कराओगे तो ये क्या बना लेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी तरह स्ट्रांशियम हाइड्रोक्साइड और अंत में आता है हमारा बेरियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो ये जो क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं ये हाइड्रोक्साइड्स बनाती हैं और इनके हाइड्रोक्साइड्स को हम MOH से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोक्साइड्स हैं। अब पहले हम इन सबके हाइड्रोक्साइड्स की बात करें कि क्षारीय मृदा धातुओं के हाइड्रोक्साइड की जल में विलयता ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती क्यों है। कहने का अर्थ यह है कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की तुलना में बेरियम हाइड्रोक्साइड की जल में विलयता अधिक है। जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं इनकी जल में घुलनशीलता क्यों बढ़ जाती है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रांशियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब आप सभी जानते हैं कि जब भी हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो ऊपर से नीचे आने पर लगातार आकार बढ़ता है। आकार बढ़ता है मतलब कि उसकी आयनिक त्रिज्या बढ़ती है ना। अब यहाँ पे पहली बात क्या लिखी है कि क्षारीय मृदा धातुओं में ऋण आयन समान हो तो, ऋण आयन का मतलब क्या हुआ कि जब आप इन हाइड्रोक्साइड्स का आयनन करोगे, इसका अपन जब आयनन करेंगे ना तो क्या होगा? बेरिलियम पे 2+ चार्ज और हाइड्रोक्साइड के ऊपर सिंगल माइनस चार्ज। आप इसका आयनन करोगे, क्या होगा? मैग्नीशियम पे 2+ चार्जेस और हाइड्रोक्साइड पे सिंगल माइनस चार्ज। कहने का अर्थ ये है कि जब हम इन हाइड्रोक्साइड्स का आयनन करेंगे तो ये सभी के सभी कौन सा आयन देते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। और हाइड्रोक्साइड आयन इन सब में समान है ना। इनकी संयोजकता जो होती है वो संयोजकता 2 होती है, ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। तो इन सबकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर मैं साइड में लिख देती हूँ। बेरिलियम, है ना बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रे, इन सब तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है तो इनके ऊपर +2 चार्जेस आते हैं, जबकि हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है उसके ऊपर 1 माइनस चार्ज आता है। क्लियर हो गया है बिल्कुल, है ना। अब पहली लाइन हम पढ़ते हैं कि क्षारीय मृदा धातुओं में ऋण आयन अगर समान हो तो, ऑब्वियसली ऋण आयन हमको समान दिख रहे हैं, तो धन आयन की त्रिज्या जालक ऊर्जा को प्रभावित करती है। धन आयन की त्रिज्या मतलब कि धन आयन की आयनिक त्रिज्या। धन आयन कैसे? जब अगर मान लो कि इन सबको आयनों में विभक्त कर दिया जाए तो ये सभी इस तरह के आयन देंगे और हाइड्रोक्साइड के ऊपर माइनस चार्ज आएगा। अगर हम इसकी संरचना देखें, है ना, तो देखो, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक वैसे तो 2 होता है, तो इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है, लेकिन पहली कक्षा में भी 2 और 72 कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, बेरिलियम। मैग्नीशियम में क्या होगा? 2, 8, 2, है ना, तो 72 कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम में भी 2, 8, 8 और 2, यानी इसके भी 72 कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो जैसे जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं इनकी परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। अब चूंकि यहाँ पे धनायन शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है तो हम भी परमाणु त्रिज्या के स्थान पर आयनिक त्रिज्या की बात करते हैं। आयनिक त्रिज्या कब लागू होगी? जब इनके ऊपर 2+ चार्जेस आ जाएंगे, है ना। कैसे आएंगे देखते हैं अपन। जैसे बेरिलियम, इसके ऊपर 2+ चार्ज है, इसका परमाणु क्रमांक 4 है।
है ना। तो 2 प्लस चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, तो बेरिलियम का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, इस तरह का। मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक 12, लेकिन अगर 2 प्लस चार्ज है तो 2 माइनस इलेक्ट्रॉन कर दो यानी 10 इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम की आयनिक त्रिज्या कैसे हो जाएगी, इनके ऊपर आपको 2 प्लस चार्ज लगाने पड़ेंगे, है ना, ऐसे 2 और 8। ऐसी कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस चार्ज रहेंगे तो 2 8 8, है ना। तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती है और आयनिक त्रिज्या भी क्रमशः बढ़ती है। तो धन आयन की त्रिज्या जालक ऊर्जा को प्रभावित करती है। जालक ऊर्जा किसको कहते हैं, किसी भी आयन को, किसी भी क्रिस्टल को या किसी भी धातु को तोड़ने के लिए या बनाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम जालक ऊर्जा कहते हैं। चूंकि बढ़ती हुई आयनिक त्रिज्या के साथ जल योजन ऊर्जा की तुलना में ऋणात्मक एंथैल्पी तेजी से कम हो रही है। देखो यहाँ पे भी फिर से एक शब्द आया। एक चीज क्लियर है कि ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार बढ़ता है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, आयनिक त्रिज्या बढ़ती है। लेकिन अगर ऋण आयन समान हो तो धन आयन की जो त्रिज्या है वो जालक ऊर्जा को प्रभावित करती है। जालक ऊर्जा मतलब कि इसको तोड़ने में लगी ऊर्जा। अब बढ़ती हुई आयनिक त्रिज्या के साथ ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आयनिक त्रिज्या बढ़ रही, दिख रहा है आपको चित्र के माध्यम से। जैसे मान लो मैं स्ट्रांशियम आयन का अगर संरचना बना दूं तो इसकी आकृति आपको इस तरह से नजर आएगी। ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती हुई आयनिक त्रिज्या के साथ जल योजन ऊर्जा, जल योजन ऊर्जा पता है क्या होता है, जल में घुलने के लिए आवश्यक ऊर्जा। मैं आपको एक चीज यहाँ पे समझाना चाहूंगी कि जालक ऊर्जा और जल योजन ऊर्जा में बहुत गहरा संबंध है। जल योजन ऊर्जा, देखिए अगर किसी आयनिक यौगिक की, ये भी आयनिक यौगिक हैं, अगर किसी आयनिक यौगिक की जालक ऊर्जा कम और जल योजन ऊर्जा अधिक है तब तो वह पानी में बहुत अच्छे से घुल जाएगा, है ना। इसको मैं आपको ऐसे लिख के समझाती हूँ कि यदि किसी आयनिक यौगिक की जालक ऊर्जा का मान छोटा और जल योजन ऊर्जा का मान बड़ा हो, है ना, तो वो जल में कैसा होगा, वो जल में घुल जाएगा, जल में विलय होगा। जैसे नमक पानी में घुल जाता है, इसलिए घुल जाता है कि नमक के क्रिस्टल को तोड़ने में लगी जो ऊर्जा होती है उसका मान जल योजन ऊर्जा से कम होता है। यानी पानी में घुलने, पानी के अंदर घुलनशील होने में लगी ऊर्जा को जल योजन ऊर्जा कहते हैं और क्रिस्टल जालक को तोड़ने में लगी ऊर्जा को जालक ऊर्जा कहते हैं। लेकिन अगर मान लो कि किसी आयनिक यौगिक की जालक ऊर्जा का मान ज्यादा और जल योजन ऊर्जा का मान उसकी तुलना में कम है, तब वह यौगिक जल में अविलय होगा। ठीक है, अविलय होगा, ये चीज क्लियर है। तो चूंकि बढ़ती हुई आयनिक त्रिज्या के साथ जल योजन ऊर्जा की तुलना में ऋणात्मक एंथैल्पी तेजी से कम हो रही है। ऋणात्मक एंथैल्पी मतलब कि एक धन आयन में बदलने के लिए लगी ऊर्जा और ऋण आयन में बदलने के लिए लगी ऊर्जा। तो यहाँ पे ऋणात्मक की तो जरूरत ही नहीं पड़ रही है, यहाँ पे तो सबके सब धन आयन में कन्वर्ट हो रहे हैं। अतः वर्ग में नीचे आने पर विलयता बढ़ती है। अगर आपको किताब में छपा हुआ ये प्रश्न एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो हम इसको अपनी लैंग्वेज में पता है कैसे लिखेंगे। प्रश्न है कि क्षारीय मृदा धातुओं के हाइड्रोक्साइड की जल में विलयता ऊपर से नीचे आने पर क्यों बढ़ती है। सीधा सा उत्तर है कि क्षारीय मृदा धातु जो होते हैं वो MOH प्रकार के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और इन सभी में हाइड्रोक्साइड आयन यानी ऋण आयन समान होता है। जब इनमें ऋण आयन समान होता है तो धन आयन की जो आयनिक त्रिज्या होती है वह ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है और धन आयन की आयनिक त्रिज्या जालक ऊर्जा को प्रभावित करती है। चूंकि ये जो ऊर्जा होती है आयनिक ऊर्जा, आयनिक त्रिज्या, ये ऊपर से नीचे आने पर लगातार बढ़ रही है, इसलिए इन सभी की जालक ऊर्जा का मान जो होता है वो जल योजन ऊर्जा से कम होता है और इसलिए इनकी जल में विलयता बढ़ती है। पता है, इसको तोड़ने में इसकी जालक ऊर्जा का मान कम है इसलिए ये पानी में जल्दी घुलेगा, है ना। इसकी जालक ऊर्जा का मान इसकी तुलना में अधिक है तो ये जल में थोड़ा सा लेट घुलेगा। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं आकार बढ़ता जा रहा है, आकार बढ़ने पर जालक ऊर्जा कम हो रही है इसलिए उसकी जल योजन ऊर्जा बढ़ रही है, इसलिए ये हाइड्रोक्साइड्स ऊपर से नीचे आने पर पानी में अच्छी तरह से विलय होते हैं। तो ये प्रश्न उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है
क्षारीय मृदा धातुओं के सल्फेटों और कार्बोनेटों की जल में विलयता वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटती है। पिछला जो हमारा प्रश्न था कि क्षारीय मृदा धातुओं के हाइड्रोक्साइडों की विलयता वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ रही थी, यहाँ पर उल्टा है कि ये घटती है। अब यहाँ कुछ दूसरा रीज़न है। पहले तो हम ये जाने कि क्षार धातुओं के जो सल्फेट्स और कार्बोनेट्स होते हैं वो आखिर होते क्या हैं। देखिए, क्षारीय मृदा धातुओं को M अक्षर से शो करते हैं और सल्फेट्स जो होते हैं MSO4 और कार्बोनेट्स जो होते हैं MCO3, है ना। अब देखिए, हम सभी जानते हैं कि क्षार धातुओं के ऊपर 2+ चार्ज होते हैं, सल्फेट के ऊपर भी 2- चार्ज होते हैं, इसलिए इनके कॉम्बिनेशन से इनके सल्फेट्स के सूत्र क्या बनेंगे, बेरिलियम सल्फेट, है ना। फिर मैग्नीशियम सल्फेट, M के स्थान पे आपको क्या रखना है, धातु, है ना। फिर कैल्शियम सल्फेट, उसके बाद स्ट्रांशियम सल्फेट और अंत में बेरियम सल्फेट, ठीक है। इसी प्रकार जब हम इनके कार्बोनेट्स बनाते हैं तो कार्बोनेट्स क्या होंगे, बेरिलियम कार्बोनेट, है ना, मैग्नीशियम कार्बोनेट, CaCO3 तो सभी ने सुना है, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रांशियम कार्बोनेट और अंत में आता है आपका बेरियम कार्बोनेट, ठीक है। तो प्रश्न ये है हमारा कि भाई जब ऊपर से नीचे आते हैं वर्ग में किसी भी, स्पेशली सल्फेट और कार्बोनेट्स की कंडीशन में, तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इसकी विलयता घटती क्यों है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनिक त्रिज्या बढ़ती है। अब पिछले इसमें ये था कि जब ऋण आयन समान हो तो आयनिक त्रिज्या जो है वो जालक ऊर्जा को प्रभावित करती है। यहाँ पे क्या बताया कि ऋण आयन का आकार धन आयन की तुलना में बहुत अधिक होता है। पिछली बार क्या था कि धातु के ऊपर 2+ चार्ज थे और हाइड्रोक्साइड के ऊपर 1- चार्ज था, है ना। जबकि अभी फिलहाल में क्या कंडीशन है, अभी धन आयन और ऋण आयन दोनों की संख्या समान है। तो जो ऋण आयन है, ऋण आयन के तौर पे क्या क्या ले रहे हैं हम, सल्फेट आयन और कार्बोनेट आयन, इन दोनों का जो आकार है वो धन आयन की तुलना में बहुत बड़ा है। यानी आप इन दोनों के आकार की तुलना करेंगे तो ऋण आयन का आकार धन आयन की तुलना में बहुत अधिक है। जालक ऊर्जा वर्ग में स्थिर है। जालक ऊर्जा मतलब कि किसी भी आयन को, किसी भी क्रिस्टल जालक को तोड़ने में लगी ऊर्जा। यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर आप पिछले वाले उत्तर से इसकी तुलना करोगे तो वहाँ पे हम ये लिख रहे थे कि जालक ऊर्जा ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रही थी, घट रही थी। इसलिए बहुत आसानी से जलयोजन ऊर्जा बढ़ रही थी, जालक ऊर्जा घट रही थी, इसलिए हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो ऊपर से नीचे आने पर जल में आसानी से घुल जाते हैं। यहाँ पर ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ऋण आयनों का आकार धन आयन की तुलना में काफ़ी बड़ा है। और दूसरी बात, इस कंडीशन में जो जालक ऊर्जा होती है वो स्थिर है। स्थिर है मतलब कि ऊपर से नीचे आने पर जालक ऊर्जा ना तो बढ़ रही है ना घट रही है, स्थिर है। चूंकि वर्ग में जलयोजन ऊर्जा का मान ऊपर से नीचे आने पर घटता है, सामान्यतः जलयोजन ऊर्जा ऊपर से नीचे आने पर घट रही है। तो अभी हमने बात की कि जलयोजन ऊर्जा अगर अधिक होगी तो ही वो पानी में विलय होगा, और अगर जलयोजन ऊर्जा ऊपर से नीचे आने पर घटेगी तो पानी में घुलना असंभव होगा, है ना। तो जलयोजन ऊर्जा का मान ऊपर से नीचे आने पर घटता है, इसलिए धातुओं के M सल्फेट, मतलब वो क्षारीय मृदा धातुओं के सल्फेट और क्षारीय मृदा धातुओं के कार्बोनेट्स की विलयता ऊपर से नीचे आने पर घटती है। दो बातें आपको याद रखनी है कि ऊपर से, एक तो ऋण आयन का आकार कैसा है, यहाँ पर ऋण आयन का आकार धनायन की तुलना में अधिक है, पहली बात। और जब ऐसी कंडीशन अप्लाई होती है तो ऊपर से नीचे आने पर, है ना, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे, ऐसे इसको फटाफट लिख देते हैं। तो जब ऋणायन का आकार धनायन की तुलना में अधिक होता है तो ऊपर से नीचे आने पर जो जालक ऊर्जा है वो स्थिर रहती है। जालक ऊर्जा कैसी है, स्थिर, मतलब कि इक्वल, है ना, इक्वल है, ना तो कम हो रही है ना अधिक हो रही है। जालक ऊर्जा तो स्थिर है, लेकिन ऊपर से नीचे आने पर जो आपकी जल योजन ऊर्जा है, जल योजन ऊर्जा लगातार, जल योजन ऊर्जा का मान ऊपर से नीचे आने पर घटता है। जल योजन ऊर्जा का मान ऊपर से नीचे आने पर घटता है, इसलिए इनकी विलयता ऊपर से नीचे आने पर भी घटती है। तो ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि कैसे ये दोनों हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट और सल्फेट एक दूसरे से रिलेटेड हैं और इनकी जल में घुलनशीलता इनके ऋण आयनों पर निर्भर करते हैं। अगर ऋण आयन का आकार धन आयन की तुलना में छोटा है तब तो विलयता ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगी, लेकिन अगर ऋण आयन का आकार धन आयन की तुलना में अधिक है तो जालक ऊर्जा का मान स्थिर रहेगा। इसलिए जालक ऊर्जा तो स्थिर है और जलयोजन ऊर्जा का मान घट रहा है, पर जालक ऊर्जा तो फिक्स है ना कम ना ज़्यादा, इसलिए इसकी जल में विलयता ऊपर से नीचे आने पर घटती है।